नमस्कार। दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरिओम पांचाल आज आपके सामने बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है अधिगम। अधिगम अर्थात लर्निंग। शिक्षा मनोविज्ञान में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पीटीआई, सभी भर्तियों में यहाँ से प्रश्न आते हैं। यहाँ से प्रश्न तो आते ही हैं, साथ ही साथ अन्य जो टॉपिक पढ़े जाते हैं मनोविज्ञान में, उनको पढ़ने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः अधिगम को समझना और यहाँ से प्रश्न का आंसर निकालना बहुत अनिवार्य है। तो बिना कोई समय खर्च किए अपन जुड़ते हैं अधिगम टॉपिक से। तो देखिए, मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में शामिल किया जाता है कौन सा? अधिगम। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में सिखाने का कार्य किया जाता है और सीखने सिखाने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? अपन अधिगम कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में लर्निंग के नाम से जाना जाता है। अधिगम टॉपिक में कौन कौन से बिंदु पठनीय हैं उनकी बात अपन यहाँ पर करते हैं, जहाँ से अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखो, अधिगम में सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो बनता है इसके अर्थ में से, यानी अधिगम क्या है, क्या नहीं है। ये प्रश्न हमेशा यहाँ से बना है। अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम क्या है। अर्थ के बाद में प्रश्न पूछा जाता है इसमें अधिकांशतः इसके सोपान से हैं, अधिगम के सोपान, या फिर कह सकते हो अधिगम के चरण। यहाँ से भी इसके प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न, अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो बिना रटे और बिना ज़्यादा समय व्यर्थ किए यहाँ से आप आसानी से प्रश्न का आंसर कर सकते हो। अर्थ सोपान के बाद में यहाँ पढ़ेंगे अपन अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं में से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से अधिगम की विशेषता है या नहीं है। अब आज तक जो प्रश्न पूछे जाते थे उसमें 4 ही ऑप्शन मिलते थे, लेकिन अब 4 ऑप्शन के आधार पर नीचे 4 ऑप्शन और बना दिए जाते हैं, जिसमें 1 2 3, 1 2 या उपयुक्त सभी। तो आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको टॉपिक की पूरी समझ के साथ तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस पर प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और आप उनका आंसर तब ही दे पाओगे जब पूरा टॉपिक आपके विस्तार से दिमाग में स्पष्ट होगा। तो वो यहाँ से बनेगा अधिगम की विशेषताओं से। अधिगम की विशेषताओं के बाद में पूछा जाता है या पढ़ा जाता है प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वही कारक अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। वही कारक अन्य जो बिंदु हैं उनमें अपन बार बार पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न सीधा पूछा जाता है, कभी कभार इनडायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। जैसे एक बार पूछा गया था कि कोई बालक जिसको 10 वर्ष में नहीं सीख पाता है उसको 18 वर्ष का होने पर अपने आप ही सीख जाता है। तो यहाँ पर कौन सा कारक उसको प्रभावित कर रहा है? इसमें आंसर आया था परिपक्वता। इस प्रकार से यहाँ पर ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को विस्तार से अपन पढ़ेंगे, जिसमें व्यवहारवादी और संज्ञानवादी सिद्धांतों की बात अपन करेंगे। तो अधिगम के सिद्धांतों में यूँ समझ लीजिए, निश्चित रूप से एक प्रश्न तो आपके इसी टॉपिक में से डायरेक्ट बनेगा और दूसरा अन्य जो टॉपिक आगे पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको ये सपोर्ट करेंगे। अधिगम सिद्धांत के बाद में अधिगम का स्थानांतरण यानी अधिगम का ट्रांसफर, अधिगम अंतरण। जो आपने सीखा अभी वो आगे जाकर आपके लिए क्या प्रतिफल प्रदान करता है उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। और फिर उसके बाद में पढ़ते हैं अपन अधिगम वक्र, यानी अधिगम को रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करना। तो ये जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस टॉपिक में देखो, पहला पठनीय बिंदु रहेगा अपन अधिगम का अर्थ। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे अपन अधिगम के सोपान या चरण। फिर यहाँ पर अध्ययन करेंगे अपन अधिगम की विशेषताओं, फिर प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का स्थानांतरण और अधिगम के वक्र। एक एक बिंदु को विस्तार से स्पष्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और आने वाले एग्जाम में आपकी तैयारी को पुख्ता करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन अधिगम का अर्थ। अधिगम किसे कहते हैं? देखिए जी, अधिगम का अर्थ, यहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, अधिगम है या नहीं है। अभी तक आपने पढ़ा है
कि अधिगम का सीधा सीधा सा अर्थ क्या होता है। आम भाषा में अपन ये कहते हैं कि अधिगम क्या है, सीखना है। तो अधिगम का अर्थ क्या है, प्रश्न पूछा जाएगा कि अधिगम क्या है। अधिगम है सीखना, और इस सीखने के कारण अपने व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन। तो अधिगम क्या है साहब, अधिगम है सीखना या व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। बात करें कि अधिगम व्यवहार में वाला परिवर्तन है, ये तो बात मान ली, लेकिन व्यवहार में होने वाला कौन सा परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन तो हमेशा ही होते रहते हैं, बीमारी के कारण भी हो जाता है, थकान के कारण भी हो जाता है, चिड़चिड़ेपन के कारण भी हो जाता है। लेकिन यहां पर अपन बात किसकी कर रहे हैं, अधिगम। कैसा परिवर्तन, देखो अधिगम क्या है, सीखना है, या फिर अधिगम व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन, वांछित, जो आप चाहते हो वैसा ही परिवर्तन हो, या फिर इसे ही कह सकते हैं अपेक्षित, आपके द्वारा चाहा गया वांछित या अपेक्षित परिवर्तन होगा, उसे ही अधिगम कहेंगे। जो आप नहीं चाहते और ऐसे ही स्वतः ही परिवर्तन हो रहा है, वो अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे आप पढ़ाई करते हो, अकेले रहते हो रूम में, और अकेले रहने की आपकी आदत पड़ जाती है, तो वो भी व्यवहार में परिवर्तन ही हुआ, लेकिन वो आप चाहते नहीं तो उसे अधिगम के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। तो पहली बात की कि अधिगम क्या है साहब, अधिगम है सीखना या फिर व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, वांछित, जिसे आप चाहते हो, अपेक्षित, और जो स्थायी हो, उसे ही क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। अब देखो व्यवहार में परिवर्तन बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं, परिपक्वता के कारण भी हो सकता है, मूल प्रवृत्ति के कारण भी हो सकता है, थकान के कारण भी हो सकता है, बीमारी के कारण भी हो सकता है, लेकिन इनके कारण जो परिवर्तन होता है स्थायी, वो अधिगम की श्रेणी में नहीं आता। अधिगम के लिए बालक को क्या करनी पड़ेगी, क्रिया करनी पड़ेगी। बिना क्रिया के कभी अधिगम नहीं हो सकते, यानी बिना काम किए, बिना प्रयास किए आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो अधिगम के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, अधिगम के लिए क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। अधिगम के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अनुभव और अभ्यास की। यानी क्रिया के दौरान बार बार आप जब अभ्यास करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, अनुभव होगा, और इसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रशिक्षण की। तो ध्यान रखना, अधिगम क्या है, सीखना या व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है, अधिगम। कैसा परिवर्तन, वांछित या अपेक्षित, और स्थायी होना चाहिए। किसके द्वारा परिवर्तन हो, क्रिया के द्वारा, अनुभव के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, या अभ्यास के द्वारा होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। अब देखो यहां अर्थ स्पष्ट हो रहा है, पूरा पूरा देख रही अंदर। अधिगम का संक्षिप्तीकरण क्या है, सीखना है, लेकिन वास्तविक अर्थ है व्यवहार में होने वाला अपेक्षित स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। तो मित्रों यहां तक आपके अधिगम का अर्थ समझ में आया होगा। सीधी सीधी बात करें तो अधिगम क्रिया, अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा अपने व्यवहार में होने वाला वांछित स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। यहां से प्रश्न क्या बनेगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, प्रश्न बनेगा कि अधिगम है या नहीं है। यही प्रश्न ग्रेड सेकंड में पूछा गया था। अब अधिगम क्या है क्या नहीं है, इसको समझने के लिए इस स्लाइड को देखिए आप लोग। अधिगम है और अधिगम नहीं है। अधिगम अभ्यास के कारण होता है, देखो अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण, और यहां पर एक शब्द और लिख लेता हूं मैं, शब्द है क्रिया। अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण और क्रिया। क्रिया यानी कि रेस्पॉन्स, एक्टिविटी। इन चारों के द्वारा, अभ्यास, अनुभव, क्रिया के द्वारा, क्रिया के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन, स्थायी। और स्थायी भी कौन सा, वांछित, जिसको कह सकते हो आप अपेक्षित। तो देखो अधिगम क्या है, अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी वांछित परिवर्तन या वांछित स्थायी परिवर्तन। अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला वांछित स्थायी परिवर्तन।
क्रिया के कारण व्यवहार में होने वाला वांछित स्थायी परिवर्तन, प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला वांछित स्थायी परिवर्तन क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। यानी अधिगम किसके कारण होता है? अभ्यास, अनुभव, क्रिया और प्रशिक्षण। बात समझ रहे होंगे यहां तक? क्या नहीं है? देखो, थकान के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। दिन भर काम करते हैं, शाम को जाकर थक जाते हैं तो व्यवहार चिड़चिड़ा सा रहता है। दिन भर आप कहीं भी घूम फिर के आए तो शाम को थकान के कारण आपका व्यवहार अलग रहेगा। लेकिन ये थकान के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं है। व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, लंबे समय तक बीमार रहता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और बहुत खिन्न व्यवहार हो जाता है, तो बीमारी के कारण भी आपके व्यवहार में बहुत सी बार परिवर्तन होते हैं, तो इसे अधिगम नहीं कहेंगे। मूल प्रवृत्ति, जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति के व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो मूल प्रवृत्ति के कारण जो परिवर्तन होते हैं वो भी अधिगम नहीं है। परिपक्वता के कारण जो परिवर्तन होते हैं वह भी अधिगम नहीं है। तो यहाँ से आपके एक प्रश्न का आंसर निकल कर आया, अधिगम किस किस के कारण होता है? अभ्यास, अनुभव, क्रिया और प्रशिक्षण। इनके कारण होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जाएगा। तो बात समझ में आई? अधिगम क्या है? अधिगम अभ्यास, अनुभव, क्रिया, प्रशिक्षण आदि के द्वारा होने वाला जो स्थायी परिवर्तन है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है? अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण, इन सब में व्यक्ति को क्या करनी पड़ती है? क्रिया। इन सब के कारण होने वाला जो परिवर्तन है उसे क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। इन सब के कारण होता है। जबकि थकान, बीमारी, मूल प्रवृत्ति, परिपक्वता के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। प्रश्न में इस चीज को जरूर ढूंढना, आज के लिए बहुत ज्यादा आ रहा है प्रश्न नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर स्पष्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पर अपन ने अधिगम के अर्थ की बात की, अधिगम क्या है और अधिगम क्या नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सको। देखिए यहाँ पर अधिगम का अर्थ पढ़ा। अधिगम के अर्थ में देखो क्या लिखा हुआ है? क्या है? सीखना या व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? वांछित या अपेक्षित तथा स्थायी। किसके द्वारा होने वाला परिवर्तन? क्रिया, अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास के द्वारा। और अधिगम का संक्षिप्तीकरण सीखना, लेकिन वास्तविक अर्थ व्यवहार में होने वाला अपेक्षित स्थायी परिवर्तन। फिर इसके आगे पढ़ा था अपन ने अधिगम क्या है और अधिगम क्या नहीं है। आपके सामने लिखा है अभ्यास, अनुभव, क्रिया, प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला वांछित स्थायी परिवर्तन। और क्या नहीं है? थकान, बीमारी, मूल प्रवृत्ति और परिपक्वता के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। पहले बिंदु की बात हो चुकी अपने यहाँ पर। पहला बिंदु कौन सा? अधिगम का अर्थ अपने कंप्लीट हुआ। अगले बिंदु की तरफ चलें साहब कि अधिगम क्या है और क्या नहीं है। इसमें कुछ विद्वानों के द्वारा उनके शब्दों में इसे व्यक्त किया गया, जिसे अपन परिभाषा के नाम से जानते हैं। तो देखो, अधिगम जो है, इस अधिगम की परिभाषाएं अनंत हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ परिभाषाएं जो अभी तक एग्जाम में पूछी गई है उनके बारे में अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। अधिगम को ही क्या कहते हैं अपन? सीखना कहते हैं ना, लिखा था ना। अधिगम का संक्षिप्तीकरण क्या है? सीखना। सीखना विकास की प्रक्रिया है, अर्थात सीखने के कारण व्यक्ति में और बालक में क्या होता है? विकास होता है। किसने कहा? वुडवर्थ ने। बोलो मेरे साथ, सीखना विकास की प्रक्रिया है। दूसरा दे रखा है यहाँ पर क्रो एंड क्रो, महत्वपूर्ण नाम, बार बार आएगा आपके मनोविज्ञान में। आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। आदत कब पड़ेगी? जब किसी कार्य को आप बार बार करोगे, और जब आप बार बार उसका अभ्यास करोगे उस कार्य का, तो अभ्यास के कारण क्या पड़ती है? आदत पड़ती है। नॉलेज कब प्राप्त होगी? जब क्रिया करोगे। और अभिवृत्ति, ये सारी चीजें भी क्रिया और अनुभव से ही आपको प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। गेट्स एवं अन्य कहता है प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है।
तो गेट्स एवं अन्य का आपको एक शब्द याद रखना है, प्रशिक्षण और अनुभव। और आदत ज्ञान अभिवृत्ति किसने कहा? क्रोएंडकरो ने। सीखना विकास की प्रक्रियाएं किसने कहा? वुडवर्थ ने। इसके अंदर क्या कहता है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। लगातार जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है वह सामंजस्य करता जाता है, अर्थात सीखता जाता है। गिलफर्ड ने क्या कहा? व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। बहुत शानदार परिभाषा है। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। किसने कहा? गिलफर्ड ने। किलगार्ड की पुस्तक थी जिसमें इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्रिया प्रारंभ होती है, यानी बिना क्रिया के अधिगम संभव नहीं है। ये महत्वपूर्ण वो परिभाषाएं हैं जो अभी तक बहुत सी बार रिपीट हुई। इनको एक बार आप देखना, रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है और समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए, पहली परिभाषा में क्या दे रखा है? वुडवर्थ। वुडवर्थ में आप लिख लीजिए, सीखना किसकी क्रिया है? विकास की। अंडरलाइन करते जाओ। क्रोएंडकरो, आदत ज्ञान एवं अभिवृत्ति तीनों आ जाए तो किसकी परिभाषा? क्रोएंडकरो की। गेट्स, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर को यहाँ का क्या कर लेंगे अपन? अंडरलाइन। और व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन गिलफोर्ड। ये परिभाषाएं आपको विशेष रूप से याद रखनी है। तो अभी तक आप अधिगम का अर्थ समझ गए होंगे। अधिगम का संक्षिप्तीकरण है सीखना, लेकिन सीखने को अधिगम नहीं कर सकते अपन। व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है वही अधिगम नहीं है। व्यवहार में परिवर्तन किन के द्वारा हो? क्रिया के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा। आपके व्यवहार में जो वांछित, जो आप चाहते हो वह स्थायी परिवर्तन हो, उसे ही क्या कहोगे? अधिगम कहोगे। तो पहली बात हुई अपने अधिगम के अर्थ की, जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अधिगम है या नहीं है। इसके आगे की बात करते हैं अपन, अधिगम के सोपान। देखो, अधिगम का अर्थ हो गया अपने। अधिगम के अर्थ के बाद में कौन सा बिंदु आ रहा है? अधिगम का सोपान। अर्थ में से क्वेश्चन आएगा अधिगम है या नहीं है। इसकी बात अपन यहां पर कर चुके। अधिगम है या नहीं है। अभ्यास, अनुभव, क्रिया, प्रशिक्षण आदि के कारण व्यवहार में होने वाला वांछित स्थायी परिवर्तन तो है। थकान, बीमारी, मूल प्रवृत्ति आदि के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। अब यहां पर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि नाखून का बढ़ना, बालों का बढ़ना अधिगम है या नहीं है? तो इसमें आंसर आएगा नहीं है, क्योंकि ये स्वतः ही चलते रहते हैं, परिपक्वता के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला बिंदु अधिगम के सोपान अपने यहां पर स्टार्ट करते हैं। अधिगम के सोपान या चरण। व्यक्ति जब सीखने की क्रिया करता है उसके अंतर्गत किन किन स्टेप से वो गुजरता है, क्या क्या उसके सामने चरण आते हैं, उसकी बात करें। देखिए, पी यानी पर्सन, व्यक्ति। एक व्यक्ति सीखना तब स्टार्ट करेगा जब किसी से वह अभिप्रेरित होगा, यानी अभिप्रेरणा के द्वारा यह व्यक्ति सीखने की क्रिया स्टार्ट करता है। व्यक्ति, इसको क्या मिलती है यहाँ पर? अभिप्रेरणा। जब आप कोई सी भी सीखने की क्रिया करते हो, कोई भी काम करते हो, तो उस काम को करने के लिए आपको बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। वो बहुत सारे प्रयासों में कुछ प्रयास तो गलत होते हैं, कुछ प्रयास सही होते हैं। यानी समझ लीजिए कि ये व्यक्ति आप हो और इस व्यक्ति ने कंपटीशन फाइट करने के लिए तैयारी स्टार्ट की। अब आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो किताबें, कोचिंग, बहुत सारी क्रियाएं आप करोगे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो अधिगम में व्यक्ति को स्टार्टिंग में VR यानी वेरियस रेस्पॉन्स, बहुत सारी विभिन्न अनुक्रियाएं करनी पड़ती है। विभिन्न अनुक्रियाएं, बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे मान लो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे नौकरी लगनी है, और इस नौकरी के लिए आपने क्या किया? किसी से अभिप्रेरित हुए, कोई नौकरी लग गया आपका, आपसे कमज़ोर व्यक्ति, तो आप में अभिप्रेरणा जागृत हुई और आपने बहुत सारी क्रियाएं स्टार्ट की, नोट्स वोट्स इकट्ठे करना प्रारंभ किया, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग तलाश करना शुरू किया। तो ये सारी जो आप क्रियाएं कर रहे हो ये क्या कहलाएगी? VR, अर्थात वेरियस रेस्पॉन्स, विभिन्न अनुक्रियाएं। जब व्यक्ति बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है किसी लक्ष्य को निर्धारित करके,
तो निश्चित ही उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती है। जैसे आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे सर्विस लगनी है, इसके लिए आप तैयारी करना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आई। कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, कौन सी किताब खरीदें, कौन से सर से पढ़ें, घर पे बैठ कर ही पढ़ें या घर छोड़कर शहर में जाएं, लाइब्रेरी ज्वाइन करूं या नहीं करूं, ये बहुत सारी समस्याएं आती है। इन समस्याओं के साथ साथ आपको और भी प्रॉब्लम आती है। इन सारी प्रॉब्लमों से आपको निजात पानी पड़ती है। अर्थात ये जो सारी समस्याएं हैं ये क्या कहलाएगी? बैरियर, बाधा। जैसे ही आपने बहुत सारी अनुक्रियाएं की, आपके सामने बाधाएं थी उनको पार करने के लिए। ये यहाँ पर बहुत सारे जो प्रयास थे, इन बहुत सारे प्रयास में से एक प्रयास ऐसा होता है, एक दो प्रयास, जिससे ये बाधा दूर हो जाती है। जैसे आपने कोचिंग का चयन कर लिया और आपका पढ़ाई में मन लग गया, तो बहुत सारे प्रयासों में से एक प्रयास ऐसा होता है जिससे आपने किसको पार कर लिया? इस बाधा को पार कर लिया, जिसे कहा जाता है करेक्ट रेस्पॉन्स, अर्थात सही अनुक्रिया। यहां तक पहुंचने में व्यक्ति को बहुत जोर आता है। फिर उसके बाद में जैसे ही उसको पता लगता है कि इस तरीके से मैं सीख सकता हूं या मंजिल प्राप्त कर सकता हूं, तो जैसे ही उसको सही अनुक्रिया का पता लगता है, तो वो बेकार की जो अनुक्रियाएं होती है ना, उनको तो छोड़ देता है और इसमें हिम्मत आ जाती है। हिम्मत अर्थात अपन कहते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन। फिर से शक्ति आ जाती है और बेकार की क्रियाओं को छोड़कर वह तेजी के साथ में आगे बढ़ता है। सही क्रियाओं को क्या कर लेता है? एक जगह इकट्ठी कर लेता है। सही क्रियाओं को एक जगह इकट्ठी करना कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संगठन। और फिर तेजी के साथ में आगे बढ़ता हुआ किसको प्राप्त कर लेता है? अपने गोल को प्राप्त कर लेता है। अर्थात आप पर्सन, व्यक्ति, नौकरी लगने के लिए बहुत हाथ पांव मारे आपने, कोचिंग, किताबें, नोट्स वगैरह सब बहुत पढ़े, और फिर बाद में पता चला आपको कि यार यहाँ से पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो फालतू की चीज़ें तो छोड़ दी, मेन जो नोट्स हैं वो इकट्ठे कर लिए। अर्थात बाधा दूर हो गई, सही अनुक्रिया प्राप्त हुई, और फिर आप में क्या मिला? पुनर्बलन। फिर सही अनुक्रियाओं का क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन। और किसको प्राप्त कर लिया? गोल को प्राप्त कर लिया। सीखने वाला जो विद्यार्थी होता है ना, तो यहाँ तक आने में उसको बहुत जोर आता है, क्योंकि यहाँ तक इस प्रकार से चढ़ाई होती है, और जब ये बाधा पार करने का तरीका पता लग जाता है तो यहाँ पर बहुत स्पीड बढ़ जाती है। तो आप कहाँ पर हो? आप तय करो अधिगम के सोपान में। अगर आप यहाँ से यहाँ तक इस बाधा को पार करने का प्रयास कर रहे हो, का मतलब है थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय पश्चात आप जैसे ही बाधा को पार कर लोगे, सही गुरुजनों का चयन कर लोगे, सही कोचिंग का चयन कर लोगे, तो फिर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में व्यक्ति तीव्र गति से अध्ययन करने लगता है। इस जगह उसको पता चल जाता है क्या गलत है और क्या सही है। यहाँ पर किताब देखकर नींद उड़ जाती है और आप किसको प्राप्त कर लेते हो? गोल को। तो देखो, अधिगम के जो चरण हैं, इन चरणों में पहला चरण कौन सा है? विभिन्न अनुक्रियाएं। समझना इधर, इनका चरण का स्टेप भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। पहला चरण कौन सा हो गया? विभिन्न अनुक्रियाएं। दूसरा कौन सा हो गया? बाधा। ये निश्चित है कि जब आप अनुक्रिया करोगे तो आपके सामने समस्या आएगी ही आएगी। बाधा को पार करने से कौन सी अनुक्रिया प्राप्त होती है? सही। तीसरा स्टेप कौन सा हो गया? सही अनुक्रिया। चौथा स्टेप कौन सा हो गया? पुनर्बलन। पांचवा स्टेप कौन सा हो गया? सही अनुक्रियाओं का संगठन। और ये या छठा स्टेप कौन सा हो गया? गोल। यहाँ पर सीखने के लिए जो अभिप्रेरणा होती है, उस अभिप्रेरणा को सीखने का स्वर्ण पथ का नाम दिया गया है। तो ये थे साहब आपके अभिप्रेरणा सीखने के सोपान। विभिन्न अनुक्रियाएं, बैरियर, सही अनुक्रियाएं, रेस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशन और गोल। सीखने के सोपान के क्रम में सबसे पहले क्या आएगा? विभिन्न अनुक्रियाएं। विभिन्न अनुक्रियाएं करने पर क्या उत्पन्न होगी? बाधा। बाधा को जिस अनुक्रिया से पार किया उसे क्या कहेंगे? सही अनुक्रिया। सही अनुक्रिया प्राप्त होते ही क्या मिलेगा आपको? रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। पुनर्बलन जैसे ही प्राप्त किया तो सही अनुक्रियाओं का क्या किया आपने? ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। और फिर आप किसको प्राप्त कर लिया? आपने गोल को प्राप्त कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि सीखने वाले को धैर्य रखना अनिवार्य है। सीखने के लिए
बहुत सारी अनुक्रियाएं करनी पड़ती है, जिसमें से एक क्रिया सही होती है और उस सही क्रिया को प्राप्त करने के लिए ही बहुत सारी अनुक्रियाएं करनी पड़ती है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत देख लो यहाँ पर आप लागू करके। थॉर्नडाइक की बिल्ली ने का लक्ष्य क्या था? भोजन। तो थॉर्नडाइक की बिल्ली को भोजन प्राप्त करने के लिए पिंजरे की कुंडी को खोलने के लिए क्या करनी पड़ी? बहुत सारी क्रियाएं। पिंजरे की सलाखें उसके लिए किसका काम कर रही थी? ब्रेरियर का। पिंजरे की कुंडी का खुलना क्या थी? सही अनुक्रिया। उससे उसको क्या मिला? पुनर्बलन। जब अगली बार वापस पिंजरे में डाला उसको, तो उसने वो इधर उधर पंजे मार रही थी, उनको तो छोड़ दिया। कई जगह पंजा मारा, वो क्या था? ऑर्गेनाइजेशन। और उसने किसको प्राप्त कर लिया? भोजन को। आपका भोजन है आपकी नौकरी। आप बहुत सारे हाथ पैर मार चुके हो, नोट्स ऑनलाइन ऑफलाइन किताबें वगैरह बहुत देख चुके हो। आपको पता लग गया कि क्या पढ़ने से सिलेक्शन होने वाला है, अर्थात शॉर्ट मैटर जिसको बार बार पढ़ा जाए, जिसमें से अभी तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उनको पढ़कर आप कम समय में भी नौकरी लग सकते हो। तो देखिए एक बार फिर मैं बताता हूँ, यहाँ पर अधिगम के क्या पढ़ रहे हैं अपन? सोपान। मध्य में कौन सा सोपान है? बाधा। तो अभी तक अपने जो बात हुई वह अधिगम के अर्थ की बात हो गई, अधिगम के सोपान की बात हो गई। अधिगम के सोपान में एक पर्सन पहले क्या करता है? विभिन्न अनुक्रियाएं, वेरियस रेस्पॉन्स। उसके सामने क्या उत्पन्न होती है? ब्रेरियर। इसको जिससे पार कर लेता है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट रेस्पॉन्स। करेक्ट रेस्पॉन्स जो है, इसके बाद उसको क्या मिलता है? पुनर्बलन। पुनर्बलन का क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन। और फिर किसको प्राप्त कर लेता है? गोल को प्राप्त कर लेता है। आगे बात करते हैं अपन अधिगम की विशेषताओं में से। विशेषताओं में से क्वेश्चन आता है कि अधिगम है या नहीं है। ऐसा क्वेश्चन विशेषताओं में से पूछा जाता है। तो देखिए अधिगम की विशेषताओं की बात अपन यहां पर करते हैं। अधिगम की विशेषताओं में क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा, अधिगम है या नहीं है। अधिगम यानी क्या होता है? सीखना। अधिगम कब से प्रारंभ होता है? जन्म से या जन्म के पहले से? आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। अभिमन्यु का उदाहरण देखा आपने, माँ के गर्भ से ही सीखने लग गया था। तो गर्भधारण से ही लगभग 6 महीने से अधिगम प्रारंभ हो जाता है। तो गर्भकाल से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम। तो पहली विशेषता होती है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा सीखते रहोगे आप, अर्थात कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। हमेशा सभी जगह से कुछ न कुछ अपन सीखते रहते हैं। तो अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। अधिगम क्या है? एक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? स्थायी और वांछित परिवर्तन है। लेकिन कौन सा परिवर्तन? वांछित। वांछित का मतलब क्या होता है? जो अपन चाहते हैं। और कौन सा परिवर्तन? स्थायी। तो देखो पहली विशेषता, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम क्या है? परिवर्तन। कौन सा? वांछित और स्थायी। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी जगह चलती है, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, गांव हो, शहर हो, सभी जगह सीखने की क्रिया लगातार चलती ही रहती है। तो अधिगम क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्तिगत भी है और सामाजिक, दोनों है, समझना। अधिगम व्यक्तिगत रूप से भी होता है, तो अधिगम सामाजिक रूप से भी होता है। अधिगम सकारात्मक भी है, तो अधिगम नकारात्मक भी है। कैसे? कि सामने वाला किस रूप में सीख रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक महात्मा थे, वो महात्मा प्रवचन दे रहे थे कि देखिए शराब आपके लिए किस प्रकार से काम करती है। और उन्होंने एक गिलास लिया शराब का भरा हुआ, और उसमें क्या डाल दिया? एक कीड़ा डाल दिया। वह जीवाणु उसमें तड़पता हुआ मर गया। और उन्होंने कहा देखो ये शराब आपके लिए कैसी है। और वहीं पर वह अपना प्रवचन बंद कर देते हैं। सामने वाले व्यक्ति दो प्रकार से इसको सीखते हैं। एक सीखता है कि शराब बहुत अच्छी है, इससे पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। और दूसरा व्यक्ति ये सीखता है कि शराब तो बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि इससे ये कीड़ा मर गया तो मेरे पेट को भी नुकसान होता होगा। अर्थात दोनों प्रकार से सीखा व्यक्तियों ने, सकारात्मक और नकारात्मक।
तो अधिगम दोनों ही प्रकार का होता है, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। तो पहला जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, दूसरा अधिगम क्या है, एक परिवर्तन है, तीसरा अधिगम सार्वभौमिक है, चौथा अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है, अधिगम सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, बिना उद्देश्य के कभी अधिगम नहीं होता है। जैसे मान लो अपन कहीं जाते हैं, बाजार बातें करते हैं, बिना उद्देश्य की इधर उधर की बातें करते हैं तो कुछ सीखते नहीं है। लेकिन जब आपका उद्देश्य निश्चित होता है तो आपकी क्या होती है, सीखने की क्रिया होती है। तो अधिगम क्या है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, अधिगम सक्रिय है, बिना क्रिया किए बिना सक्रिय रहे आप नहीं सीख सकते। अधिगम क्या है, रचनात्मक प्रक्रिया है, अर्थात एक्टिव एंड क्रिएटिव प्रोसेस है अधिगम। अधिगम क्या है, विवेकपूर्ण है। ये विवेकपूर्ण शब्द पहले भी समझाया था मैंने आपको। विवेक अर्थात व्यक्ति के जो विचार उत्पन्न होते हैं, वो विचार तो उत्पन्न होते हैं कहां से, बुद्धि से। इस बुद्धि से तो क्या उत्पन्न होते हैं, विचार, और यहां पर हृदय से क्या निकलती है, भावना, और भाव और बुद्धि का जो तालमेल होता है उसे क्या कहते हैं, विवेक। और विवेक का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता, अर्थात अधिगम तभी होगा जब आपने सोचने समझने की क्षमता होगी। अधिगम क्या है, विवेकपूर्ण है। अधिगम उद्दीपन तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करता है अधिगम। अधिगम ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है और क्रियात्मक भी है, जिसे कहा जाता है अधिगम के अनुक्षेत्र कितने हैं, क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक। तो देखो इधर आप, अधिगम है या नहीं है, ये क्वेश्चन यहां से बनता है और बहुत सी बार प्रश्न पूछा भी गया है। तो अधिगम क्या है साहब, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक परिवर्तन है। कौन सा, स्थायी और वांछित। कब तक चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, अंडरलाइन करते जाना आप। अधिगम क्या है, सार्वभौमिक है, सभी जगह होता है। अधिगम व्यक्तिगत भी है तो अधिगम सामाजिक भी है। अधिगम सकारात्मक भी है तो अधिगम नकारात्मक भी है। अधिगम क्या है, उद्देश्यपूर्ण है, बिना उद्देश्य के कभी अधिगम नहीं होता है। सक्रिय है और रचनात्मक भी है। अधिगम क्या है, विवेकपूर्ण है, अर्थात बिना सोचे समझे अधिगम नहीं होता है। अधिगम उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य क्या है, संबंध स्थापित करता है। अधिगम तीनों ही प्रकार का होता है, तीन अनुक्षेत्र है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तीनों प्रकार के अनुक्षेत्र किसमें होते हैं, अधिगम में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ विशेषताएं निम्नानुसार है। अधिगम जो है, यह अधिगम क्या है, समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम स्थानांतरण है, यानी कि जब आप कोई सीखते हो, सीखे हुए कार्य को आप आगे ट्रांसफर कर सकते हो, जिंदगी में आगे काम में ले सकते हो, तो अधिगम क्या है, स्थानांतरण है। अधिगम प्रक्रिया है, न कि परिणाम, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना आप। अधिगम क्या है, प्रोसेस है, नॉट ए प्रोडक्ट। अधिगम अनुभवों का क्या है, संगठन है। तो यहां पर आपने अधिगम का अर्थ, अधिगम के सोपान और अधिगम की विशेषताओं की बात की। अधिगम की विशेषताओं में अपन ने पहले बिंदु से देखिए आप, अधिगम क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जिंदगी भर चलता है। अधिगम क्या है, परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन, वांछित परिवर्तन और स्थायी। अधिगम क्या है, सार्वभौमिक है, सभी जगह होता है। अधिगम क्या है, व्यक्तिगत सामाजिक दोनों है। अधिगम क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। अधिगम क्या है, उद्देश्यपूर्ण है। अधिगम सक्रिय है, रचनात्मक है। अधिगम उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने वाला है। अधिगम क्या है, अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक है। इसके आगे अपन ने पढ़ा, अधिगम समायोजन की क्रिया है। अधिगम स्थानांतरण है, आगे भी काम में आता है। अधिगम प्रक्रिया है, न कि परिणाम, और अधिगम अनुभवों का संगठन है। इस प्रकार से जो अधिगम है, इसको अपन ने यहाँ पर पढ़ा। इसमें देखिए, स्टार्टिंग से एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको, दौरान कर लेना आप।
अधिगम जो है, इस अधिगम में अधिगम के अर्थ से पहले अपन ने बात की थी। तो अधिगम का अर्थ पढ़ा अपन ने, सोपान पढ़ा, विशेषताएं पढ़ ली, प्रभावित करने वाले कारक अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन। फिर उसके बाद इसके सिद्धांत जो सबसे बड़ा बिंदु इसमें माना जाता है, इसका अपन अध्ययन करेंगे। और फिर उसके बाद में अधिगम के स्थानांतरण और वक्र पढ़ेंगे। तो अधिगम का अर्थ पढ़ा। अर्थ क्या है देखो, समझो इसको आप। अधिगम का अर्थ लिखा हुआ है सामने ऊपर। अधिगम क्या है? सीखना या व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। दिखाई दे रहा है? कैसा परिवर्तन? वांछित जिसे अपन चाहते हैं, या अपेक्षित तथा स्थायी। यह परिवर्तन किसके द्वारा होता है? क्रिया, अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा, न कि थकान, बीमारी, मूल प्रवृत्ति और परिपक्वता के द्वारा। अर्थ क्या निकला? अधिगम का संक्षिप्तीकरण है सीखना, लेकिन वास्तव में सीखना का अर्थ है व्यवहार में होने वाला अपेक्षित स्थायी परिवर्तन। इसको क्या कहा अपन ने? अधिगम कहा। फिर उसके बाद में पढ़ा अपन ने अधिगम क्या है क्या नहीं है। तो देखो, अभ्यास, अनुभव, क्रिया और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी वांछित परिवर्तन अधिगम है, जबकि थकान, बीमारी, मूल प्रवृत्ति और परिपक्वता के कारण होने वाला जो परिवर्तन है उसे अधिगम नहीं कहेंगे। फिर अपन ने बात की किसकी? अधिगम की परिभाषाओं की। तो वुडवर्थ, क्रोएंडक्रो, गेट्स, स्किनर, गिलफर्ड और हिलगार्ड के द्वारा जो परिभाषाएं दी वो विस्तार से अपन ने पढ़ी। वुडवर्थ ने क्या कहा? सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना को ध्यान रखना है। क्रोएंडक्रो ने क्या कहा? आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों को अंडरलाइन कर लो। गेट्स एवं अन्य ने क्या कहा? प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। स्किनर ने क्या कहा? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। गिलफर्ड ने क्या कहा? व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाली परिवर्तन। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। और हिलगार्ड ने कहा कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्रिया संभव है। फिर पढ़ा अपन ने अधिगम के सोपान। व्यक्ति सबसे पहले सीखने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करता है, हाथ पांव मारता है, उसे क्या कहते हैं? विभिन्न अनुक्रियाएं, वेरियस रेस्पॉन्स। जब क्रियाएं करना शुरू करता है तो उसके सामने समस्याएं आती है, उसे क्या कहते हैं? बैरियर। जिस सही क्रिया से इसको पार कर लिया उसे क्या कहेंगे? करेक्ट रेस्पॉन्स। जैसे ही सही अनुक्रिया करेगा उसको क्या मिलेगा? पुनर्बलन। गलत अनुक्रियाओं को तो छोड़ देगा, सही अनुक्रियाओं को इकट्ठा कर लेगा, उसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। और अंत में किसको प्राप्त कर लेता है? गोल को प्राप्त कर लेता है। ये बात करते हैं अपन किसकी? अधिगम की, सोपान की। अब देखो, व्यक्ति वेरियस रेस्पॉन्स कब, विभिन्न अनुक्रियाएं कब करेगा? जब उसे अभिप्रेरणा मिलेगी, जिसे कहते हैं अपन एम द्वारा व्यक्त करते हैं। एम अर्थात मोटिवेशन। अभिप्रेरणा सीखने का स्वर्ण पथ कहलाता है। बिना अभिप्रेरणा के व्यक्ति सीखना प्रारंभ नहीं करता है। फिर पढ़ी अपन ने अधिगम की विशेषताएं, और फिर आगे कल पढ़ेंगे इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो आपकी तैयारी को धार देने के लिए जुड़े रहिए दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जो आपके लिए उपलब्ध करवाएगा बेस्ट कंटेंट, अच्छी मेहनत के साथ में आपका अभ्यास साथ का साथ करवाते हुए इन टॉपिक को अपन क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। अधिगम की अगली क्लास होगी आपको अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक।